Hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel History with Me. आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की। तो कहीं ना कहीं हम सारी यूनिट्स जो हैं वो कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। कोशिश करूंगा मैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो में ही खत्म हो जाए क्योंकि यूनिट्स बहुत सारी हैं, इसलिए हो सकता है कि एक और पार्ट आए, बट आई विल ट्राई कि इस यूनिट में अगर सब कुछ कवर हो जाए और अगर मेरी एनर्जी का लेवल जो है वो मेंटेन रहे तो एक ही कहीं ना कहीं पार्ट में मैं इसको खत्म कर दूंगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ ही। अगर आपको कम समय में बहुत अच्छी तरीके से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की तैयारी करनी है, यानी कि आपके पास 2 ढाई घंटे हैं और 2 ढाई घंटे में अगर आपको आसानी से 70-80 मार्क्स जो है वो लेके आने हैं जो कि बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यू विल रिसीव ऑल द मटेरियल कंबाइंड फॉर्म में, जिससे आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, चीज़ें आसान हो जाएंगी। आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिटेल्ड बहुत ही सिंपल एक्सप्लेनेशन जिसमें किया गया है सारी यूनिट्स का, और सिर्फ सटीक वही चीज़ों का जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्वेश्चंस के आंसर्स, सब कुछ डिटेल्ड वे में आपको मिल जाएगा कंपाइल्ड फॉर्म में आपकी मेल पे। तो आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं और 1-2 घंटे में अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का ये लेक्चर। सबसे पहली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो यूनिट 1 का पहला टॉपिक है। सबसे पहले तो हमें यही क्लियर होना चाहिए भाई कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम आखिर होता क्या है। तो अगर हमें ये समझना है कि भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, उसके लिए हमें समझना होगा सबसे पहले 3 बेसिक टर्म्स को, व्हिच इज़ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम। नाउ डेटा का हम सभी को मतलब पता है कि डेटा का मतलब होता है जो भी रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं। डेटा डेटा है, रॉ डेटा है एकदम, जो ठीक है, जिसमें कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, एंड दे डोंट हैव एनी मीनिंग एज सच अभी तक, ठीक है, अनलेस कि उनको प्रोसेस नहीं किया जाता और इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इंफॉर्मेशन फर्दर वो प्रोसेस्ड डेटा होती है, बट डेटा जो है वो कहीं ना कहीं रॉ है, फैक्ट्स और फिगर्स हैं, एंड दे हैव नो मीनिंग बाय देमसेल्व्स। दे जस्ट अ डेटा। डेटा नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है जिसको हम न्यूमेरिकल डेटा कहते हैं। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम्स, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेट्स, इट कैन बी इवन इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटीज और सिंबल्स। नाउ आपको पता है आप अगर किसी, लेट्स सपोज मान लो आप सेल्स से रिलेटेड जॉब कर रहे हो इन फ्यूचर, तो वहां पर आपका सेल्स फिगर होगी। सिमिलरली अटेंडेंस नंबर्स, जो एम्प्लॉय आईडीज, डेली ट्रांजैक्शन, ये सारे क्या है, डेटा है, ठीक है। But data alone cannot support making because it is unprocessed and unorganized. Only when data को organize किया जाएगा, process किया जाएगा, उससे useful insights निकाली जाएगी, patterns और trends को analyze किया जाएगा, तब ही वो कहीं ना कहीं यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसका फर्दर हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। सो हियर कम्स योर इंफॉर्मेशन विच इज योर प्रोसेस्ड डेटा, जिसमें मीनिंग है, यूजफुलनेस है। यानी कि जब डेटा को क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज या इंटरप्रेट किया जाने लगे तो वो एक इंफॉर्मेशन बन जाता है। जैसे मंथली सेल्स इंक्रीज्ड बाय 15%, ये हमें पता चला फ्रॉम मंथली सेल्स, जो कि सिर्फ एक डेटा थी, बट हमने उसको एनालाइज किया, इंटरप्रेट किया, समराइज किया, क्लासिफाई किया, हमें पता चला कि भाई इंक्रीज हुई है सेल 15% से, तो ये एक इन्फॉर्मेशन बन गई। अटेंडेंस बिलो रिक्वायर्ड लेवल, जब हमारे पास अटेंडेंस ही वो सिर्फ एक डेटा थी, बट अब हमें पता चला कि अटेंडेंस बिलो रिक्वायर्ड लेवल है, ये एक इन्फॉर्मेशन बन गई। Similarly, profit margin declining in a particular region again is a information. So information जो है it helps in understanding situations and taking decisions. तीसरा जो टर्म आपको पता होना चाहिए that is about system. System जो होता है it's a set of interrelated components working together to achieve a common objective. जब हम बोलते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, वी ऑल नो, किसी भी बिजनेस को अगर हम देखें, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर हम देखें, सो बहुत सारे डेटा से कहीं ना कहीं हमें डील करना होता है। डेटा कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। इंटरनल डेटा हो सकता है, आउटसोर्स किया हुआ डेटा हो सकता है, एक्सटर्नल डेटा हो सकता है। जो सिस्टम होता है, ये हम कह सकते हैं इट्स इट्स अ सेट ऑफ दिस इंटर रिलेटेड कंपोनेंट जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं टू अचीव अ कॉमन ऑब्जेक्टिव। यानी कि अगर हम मोटा मोटा समझे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को, तो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है, ऐसा एक सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स बनाए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं एक साथ काम कर रहे हैं
और उसी डेटा के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा डेटा व्हेन इट कम्स टू ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस। तो उस डेटा को अच्छी तरीके से हैंडल करने के लिए, ताकि उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो कहीं ना कहीं पुल की जा सके, क्योंकि फर्दर उन्हीं का यूज होगा, इस्तेमाल होगा सही डिसीजन मेकिंग के लिए। तो अपने आप में, क्योंकि डेटा इज एवरीथिंग नाउ डेज, यू हैव कस्टमर रिलेटेड डेटा, यू हैव सो मेनी डेटा, यू हैव सेल्स रिलेटेड डेटा, यू हैव फीडबैक डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जिससे आपको डील करना होता है। तो उसको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम ज़रूर बना होना चाहिए, वो ही होता है मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। सो आई होप आपको क्लियर है, और इसीलिए कहीं न कहीं हम इसको पढ़ना चाह रहे थे। तो जब हम बात करते हैं किसी भी सिस्टम की, तो सिस्टम में इनपुट भी होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग भी होती है और कुछ आउटपुट भी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल्स ऑफ सिस्टम्स इंक्लूड द एजुकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, बिज़नेस ऑर्गनाइज़ेशन, सारे क्या हैं? एक तरीके के सिस्टम हैं। अब हम एक्चुअल में जब हम समझेंगे एमआईएस का मतलब, तो आपको और क्लैरिटी से समझ में आएगा कि भाई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है। तो अगेन, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम नाम से ही क्लियर है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन सिस्टम है, तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मैनेज करने का काम करता है। सो इट्स अ सिस्टम दैट कलेक्ट्स डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि बहुत सारी सोर्सेज से, मल्टीपल सोर्सेज से कहीं ना कहीं डेटा को कलेक्ट करता है, उसको प्रोसेस करता है इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, क्योंकि डेटा इटसेल्फ किसी यूज का नहीं है जब तक कि उसे प्रोसेस ना किया जा सके और यूजफुल इंफॉर्मेशन में बदला ना जा सके। एंड देन वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है टू मैनेजर्स फॉर इफेक्टिव प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। तो एमआईएस जो है वो कहीं ना कहीं हमें ये समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, कि एमआईएस इंश्योर करता है कि एक सही इंफॉर्मेशन सही समय पर सही इंसान तक जो है पहुंचे। राइट इंफॉर्मेशन रीचेस द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, ये इंश्योर करता है एमआईएस। ओवरऑल आपके दिमाग में एमआईएस आएगा तो आपके दिमाग में आना चाहिए इंफॉर्मेशन का नाम, डेटा का नाम, क्योंकि एमआईएस इज नथिंग बट ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट किया गया है जो कि इंफॉर्मेशन को हैंडल करने का काम करता है, डेटा को कलेक्ट करना फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, processing it into useful information, and then providing it for managers or other employees for planning, for controlling, for decision making। और इसका मोटो, एक तरीके से मोटो ही बोल सकते हैं, राइट इंफॉर्मेशन राइट पर्सन तक राइट टाइम में पहुंचे, यही एमआईएस एंश्योर करता है। लेट्स टॉक अबाउट डेफिनेशन ऑफ एमआईएस। अगर आपको ये क्लियर है कि एमआईएस क्या है, तो आगे आने वाले टॉपिक्स में आपको आसानी होगी चीजें समझने में, क्योंकि आपस में वो सारे कनेक्टेड होंगे। सो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिफाइन किया जाता है एज अ प्लान्ड एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉर कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिसइमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। डिसइमिनेट करना मतलब तोड़ना इंफॉर्मेशन को, टू सपोर्ट मैनेजेरियल फंक्शंस एंड डिसीजन मेकिंग। तो वही चीज बोली है कि भाई ये एक प्लान्ड और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, जहां पर हम डेटा को कहीं ना कहीं कलेक्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, स्टोर करते हैं, और उससे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं हम निकालते हैं, कहीं ना कहीं हम पुल आउट करते हैं, ताकि मैनेजेरियल फंक्शंस को और डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट किया जा सके। तो ये आपको कहीं ना कहीं याद रखना है एमआईएस की डेफिनेशन में। तो वहीं यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है डेफिनेशन को। प्लान्ड सिस्टम का मतलब है एमआईएस को प्रॉपर्ली डिजाइन और ऑर्गेनाइज किया गया है। कलेक्टिंग डेटा, इसका मतलब डेटा को गैदर करना इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज से। जब बात करते हैं प्रोसेसिंग की, तो प्रोसेस करने का मतलब डेटा को, यानी कि हम सॉर्ट कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, समराइज कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। स्टोरिंग का मतलब है हम प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डेटा बेसिस मेंटेन करके चल रहे हैं। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने का मतलब है हम रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, और जिसको जरूरत है कहीं ना कहीं उस तक पहुंचा रहे हैं, यानी कि रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं मैनेजर्स को, और हम डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस। सही इंफॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचेगी तो वो सही डिसीजन ले पाएंगे। तो अल्टीमेटली इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now let's try to understand MIS through an organizational example। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमें पता है डेली एक्टिविटीज जो भी हो रही हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, स्पेसिफिकली बिजनेसेस आजकल ऑनलाइन है। तो दैट इटसेल्फ शोज कि भाई कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ऑर्गेनाइजेशन को स्टोर करना होता है और उससे डील करना होता है। इट कैन बी सेल्स रिकॉर्ड, इट कैन बी इन्वेंटरी डिटेल, इट कैन बी एम्प्लॉय अटेंडेंस, इट कैन बी एक्सपेंसेस और दूसरी कस्टमर की इंफॉर्मेशन। ये सारी चीजें स्टोर होती है कहीं ना कहीं।
सो बिना एमआईएस के आप खुद ही सोच सकते हो कि डेटा जो होगा वो इट रिमेन्स स्कैटर्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। बिकॉज़ ऑफ एमआईएस हम क्या कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर डेटा को, जो रॉ डेटा है, हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं एंड वी आर प्रोसेसिंग इट to basically create or pull out useful information. हम इसको प्रोसेस कर रहे हैं थ्रू वेरियस tools, through systems, through approaches, through methodologies. So without MIS, this data remains scattered and unorganized, making it difficult for management to understand the actual performance of the organization. But MIS के साथ the data is processed and then it is converted into a daily sales report, inventory status report, monthly profit and loss statement, or employee performance report. And using this information, further management can decide also what products to promote, where costs are increasing. Further देख रहे हो किस तरीके से डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है। तो उसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके फर्दर मैनेजमेंट जो है वो डिसाइड कर सकता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स उन्हें प्रमोट करने हैं, कहाँ पर उन्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, किस तरीके से और कैसे उनके फ्यूचर प्लान्स को बनाना चाहिए, स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए। And this organized flow of data and information, it forms we can say the management information system. So I hope आपको clear है आपकी management information system क्या है। बात करते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स की। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स अगर हम देखें मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, तो अब आपको क्लैरिटी है दिमाग में कि टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, कहीं ना कहीं एक्यूरेट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, दैट इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एमआईएस। बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर प्रोसेसिंग द रॉ डेटा and we are converting it into useful information, and that useful information is further used by managers at different levels so that they can make important decisions in their regular course of job. तो टू प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, ये तो पहला ऑब्जेक्टिव हो गया है एमआईएस का। दूसरा, प्रोवाइड करना इंफॉर्मेशन को टाइमली मैनर में, जो कि मैंने कहा था कि टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एट राइट टाइम। तो राइट टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट पर्सन, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड राइट इन्फॉर्मेशन, जिसके बारे में हमने पहले पॉइंट में ऑलरेडी बात कर ली। ठीक है। तीसरा है टू सपोर्ट प्लानिंग एक्टिविटीज। ऑफ कोर्स प्लानिंग के लिए भी बहुत जरूरी है एमआईएस का होना। उस हिसाब से हम प्लान करेंगे, फ्यूचर स्ट्रेटजीज को प्रिडिक्ट करेंगे, बहुत सारी चीजों को, रिस्क हम कहीं ना कहीं कंट्रोल, रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। To assist in control and performance evaluation, to reduce uncertainty also in decision making, to improve organizational efficiency and effectiveness as well। तो ये जो है, ये कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स हैं एमआईएस के, जो कि अब आपको क्लियर होंगे, क्योंकि हमें पता चल गया है कंसेप्ट एमआईएस का क्या है, हमें क्लैरिटी है कि एमआईएस क्या होता है। ठीक है। तो एमआईएस इट डज नॉट रिप्लेस मैनेजेरियल जजमेंट, ये आपको याद रखना है। इट सपोर्ट्स मैनेजर्स बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये जो सिस्टम क्रिएट किया गया है, ये कहीं ना कहीं मैनेजेरियल जजमेंट को रिप्लेस कर देगा, नहीं। ये एज अ सपोर्टिंग एलिमेंट काम करता है, ये सपोर्ट करता है मैनेजर्स को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। और इंफॉर्मेशन आजकल के टाइम में सब कुछ होती है। ठीक है। रोल समझते हैं एमआईएस का ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एमआईएस का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एमआईएस का इन इन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इसका प्लानिंग में भी रोल है, इसका कंट्रोलिंग में भी रोल है, इसका कोऑर्डिनेशन में भी रोल है, इसका डिसीजन मेकिंग में रोल है। तो हम वही चार रोल जो है वो ध्यान देने वाले हैं उन पर। सो इन द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, फॉलोइंग आर द रोल्स ऑफ एमआईएस। पहला है प्लानिंग, यानी कि हमें पता है भाई जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, सो एमआईएस जो है वो हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, हिस्टोरिकल डेटा प्रोवाइड कर सकता है, हम कह सकते हैं ट्रेंड एनालिसिस में हेल्प करता है, फोरकास्टिंग में हेल्प करता है, जिसकी मदद से हम फ्यूचर के लिए ट्रेंड जो है वो प्रेडिक्ट कर सकते हैं। एंड दैट डेफिनेटली हेल्प मैनेजमेंट इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिपेयर फ्यूचर प्लान्स। सो ऑफ कोर्स इट इज हेल्पफुल इन प्लानिंग। दूसरा, कंट्रोलिंग में भी ये हेल्पफुल है। कंट्रोल का मतलब होता है कि वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। हमने जो प्लानिंग करी, उस प्लानिंग को हम क्या करेंगे, हमें देखना भी तो है कि भाई उस हिसाब से रिजल्ट क्या मिले जब हमने इंप्लीमेंट किया वॉट एवर वी हैव प्लान्ड। तो जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस है आपकी, उसको आप कंपेयर करते हो विद प्लान्ड परफॉर्मेंस, वही होता है आपका कंट्रोल में। बट एमआईएस किस तरीके से मदद करता है यहाँ पर, तो एमआईएस जो है ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ये बजट रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ये डेविएशंस रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को मदद करती हैं इन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। सो कंट्रोल में भी कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा हाथ है।
तीसरा हम कहेंगे कोऑर्डिनेशन में इसका रोल देखने को मिलता है। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हैं वो इंश्योर कर सकते हैं कि एक स्मूथ कोऑर्डिनेशन हो उन सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में, जैसे चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, ह्यूमन रिसोर्सेज़ हो। क्योंकि उन सभी के पास कहीं न कहीं कॉमन इन्फॉर्मेशन बेस है। एमआईएस एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है उनको सही इन्फॉर्मेशन का। तो कोऑर्डिनेशन में एक सिंक्रोनाइज़ेशन बना रहता है अल्टीमेटली। बैक ऑफ द माइंड में दे ऑल नो कि दे आर वर्किंग ऑन द सेम गोल फॉर द betterment of the organization. So this MIS, by providing the right information, it keeps that synchronicity as well between the different departments. डिसीजन मेकिंग में अगेन इसका रोल है, यानी कि जो एमआईएस है, इट डेफिनेटली आइडेंटिफाइज प्रॉब्लम्स, इट हाइलाइट्स ऑल्टरनेटिव्स एंड इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल आउटकम्स, यू नो। और इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं ये मैनेजरियल डिसीजंस की क्वालिटी को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। तो ये डिसीजन मेकिंग में तो हमें सबको पता है कि भाई डिसीजन मेकिंग में तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एमआईएस। अब हम कहीं न कहीं पढ़ने जा रहे हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रोसेस क्या है मैनेजमेंट का और वहाँ पर एमआईएस किस तरीके से सपोर्ट करता है। सो वी ऑल नो मैनेजमेंट इज़ अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग जो है वो इवन स्टाफिंग जो है वो कंटीन्यूअसली जो है इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन, ठीक है? अब हमें पता है यही फंक्शंस होते हैं इसके, प्लानिंग, ऑर्गनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग हमने पढ़ा है। तो प्लानिंग में क्या होता है, हम डिसाइड करते हैं कि भाई क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्या हमारे फ्यूचर एक्शंस होंगे, हमें फ्यूचर में क्या करना है। एमआईएस किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट करता है, बाय प्लानिंग फॉर मार्केट डेटा, यू नो, बाय प्रोवाइडिंग एक्चुअली यू नो मार्केट डेटा, तो मार्केट से रिलेटेड डेटा, सेल्स से रिलेटेड फोरकास्ट, कॉस्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो ये सारी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है और ये सारी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है प्लानिंग के लिए। प्लानिंग कैसे करोगे अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं होगी? प्लानिंग कैसे कर पाते हैं हम? इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, हमारे पास जो डेटा प्रेजेंट है उसके बेसिस पे, और वो कौन प्रोवाइड करेगा? एमआईएस। तो अपने आप में एमआईएस का सपोर्ट तो है ही प्लानिंग पे। सिमिलरली ऑर्गेनाइजिंग की जब हम बात करते हैं, तो ऑर्गेनाइजिंग में हम अरेंज करते हैं रिसोर्सेज को, हम डेलीगेट करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। इट्स ऑल अबाउट डिवीजन ऑफ वर्क, इट्स ऑल अबाउट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एमआईएस किस तरीके से यहाँ सपोर्ट करता है? एमआईएस जो है वो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिसोर्सेज से रिलेटेड, इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजिंग में भी हेल्प कर रहा है। स्टाफिंग की जब हम बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें हमने कवर करी है। फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी प्लेलिस्ट है, उसमें हमने प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग की डिटेल में बात करी है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो डेफिनेटली यू नो वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियो। ठीक है, तो स्टाफिंग का हमें मतलब पता है, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। एमआईएस जो है वो कहीं न कहीं एम्प्लॉइज़ के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है, स्किल इन्वेंटरीज़, अप्रेज़ल रिपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले का डेटा हमारे पास प्रेज़ेंट है कि क्यों एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ज़्यादातर जब वो छोड़ रहे होते हैं जॉब, तो क्या उनका रीज़न होता है? इज़ इट बिकॉज़ ऑफ मैनेजर्स टॉक्सिसिटी? इज़ इट बिकॉज़ ऑफ कल्चर ऑफ कंपनी? इज़ इट बिकॉज़ ऑफ यू नो द मोटिवेशन लेवल जो कि कम है? Is it because of the benefit that they are not getting due to the salary and all stuffs? So ये सारे डेटा अगर हमारे पास प्रेजेंट हो गए तो हम उसका यूज कर सकते हैं फर्दर, जब हम फर्दर हायर करेंगे न्यू लोगों को। ठीक है, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। तो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड, उनसे रिलेटेड स्किल्स, इन्वेंटरीज, अप्रेजल रिपोर्ट, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एमआईएस प्रोवाइड करता है, विच इज अगेन हेल्पफुल इन स्टाफिंग। सिमिलरली डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब होता है गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। तो एमआईएस जो है वो सपोर्ट करता है कम्युनिकेशन को एंड यू नो प्रोवाइड्स परफॉर्मेंस फीडबैक एज वेल। सिमिलरली कंट्रोलिंग का मतलब है, अभी हम पढ़ के आए थे, इट इज अबाउट मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड करेक्टिंग डेविएशन। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि जो भाई हमने एक्सपेक्टेशन सेट करी थी, जो प्लान किया था उसके हिसाब से प्लान में जब हमने उसको इम्प्लीमेंट किया तो इम्प्लीमेंटेशन क्या सक्सेसफुल हुई, क्या आउटकम्स एक्चुअली में आए। सो यू आर एक्चुअली सीइंग कि भाई क्या आपने एक्सपेक्टेशन सेट की थी और उन एक्सपेक्टेशन से रियलिटी हमें क्या दिख रही है। Then you have to control it. So it is about measuring performance, it is about correcting deviations if there are any. तो MIS जो है वो variance reports provide करता है, वो exception reports provide करता है, जो कि effective control के लिए significant है, and therefore it helps in controlling also. Now let's understand MIS is a tool for management process. Of course MIS जो है ये एक tool की तरह काम करता है, जो कि management को assist करता है in performing its functions efficiently by providing right information, बट जो फाइनल डिसीजन है वो मैनेजर्स ही लेंगे बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड जजमेंट्स। ऑफ कोर्स यू आर यूजिंग यू दोस इनसाइट्स, दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द एमआईएस, बट अल्टीमेटली मैनेजर्स आर गोना यूज, बिकॉज़ उसमें सारी चीजें शामिल होती हैं। एक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच भी जरूरी है, नॉट जस्ट यू हैव टू टेक द डिसीजन रैशनली ओनली, बट
उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड कीपिंग इन माइंड ऑल द फैक्टर्स, मैनेजर्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड जजमेंट अल्टीमेटली हैव टू मेक डिसीजन. बट MIS it definitely improves the speed, accuracy and reliability of managerial decisions. नाउ क्या इम्पैक्ट है एमआईएस का ऑर्गेनाइजेशन में? अगर हम देखें, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में एमआईएस का. क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली सही इंफॉर्मेशन पहुंच रही है सही लोगों तक सही समय पर. देख रहे हो, इस पॉइंट को याद करने का याद करने से कितनी क्लैरिटी मिल रही है, इस पॉइंट को समझ लेने से कि एमआईएस जो है ये प्रोवाइड्स राइट इंफॉर्मेशन टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम. इसको समझ लेने से कितनी क्लैरिटी हमें हर टॉपिक में मिल रही है. तो हमें पता है इम्पैक्ट जो है एमआईएस का ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस में, वो बहुत ही सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है. अगर हम देखें सबसे पहला इम्पैक्ट जो हम देखते हैं वो है ऑपरेशनल इम्पैक्ट. ऑपरेशनल इम्पैक्ट अगर हम देखें तो जो डेली और रेगुलर लाइफ में जो डिसीजंस लेने होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में रेगुलर टर्म्स में जो डिसीजन लेने होते हैं मैनेजर्स को, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फास्ट है, तुरंत उनके पास इंफॉर्मेशन आ सकती है, रिलायबल इंफॉर्मेशन आ सकती है थ्रू दिस पर्टिकुलर सिस्टम एमआईएस, एंड देयरफॉर इट इज रियली वेरी हेल्पफुल इन ऑपरेशनल एस्पेक्ट. पेपर वर्क रिड्यूस हो गया बिकॉज ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन विच इज स्टोर्ड डिजिटली. इंप्रूव्ड एक्यूरेसी, बेटर मॉनिटरिंग हो रही है एक्टिविटीज की. सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑपरेशनल इंपैक्ट दिखा रही हैं यूजिंग एमआईएस. स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट अगर हम देखें तो स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट क्या है कि लॉन्ग टर्म प्लान हम कर पा रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव पोजीशन अपनी बेटर कर पा रहे हैं, और हम हमारी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज हैं वो भी कहीं ना कहीं इनहेंस हो रही हैं एमआईएस की मदद से. तो यह सारा एमआईएस का इम्पैक्ट है. आगे चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक हम बात करते हैं एमआईएस और कंप्यूटर्स की. ऑफ कोर्स इट्स अ सिस्टम, वी आर डीलिंग विद डेटा, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हियर, एंड दैट डेटा इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. सो ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद कंप्यूटर्स हियर. So they are closely related, but they're not the same. You cannot say कि भाई MIS and computers are same. Computer is a part of MIS, I would say. So computer जो है, it's a technological device जिसको हम इस्तेमाल करते हैं डेटा की प्रोसेसिंग के लिए. While MIS की अगर हम बात करें तो ये एक ब्रॉडर सिस्टम है जिसमें सब कुछ शामिल है. इसमें सिर्फ सिस्टम नहीं आता. हम कह सकते हैं सिस्टम जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर जब हम बात करते हैं, कंप्यूटर की जब हम बात करते हैं तो एक पार्ट है MIS का. बट जब हम बात करते हैं एमआईएस सिस्टम, तो सिस्टम में तो सब कुछ आता है. उस सिस्टम में पीपल भी आते हैं, प्रोसीजर भी आता है, डेटा एंड टेक्नोलॉजी भी आती है. टेक्नोलॉजी में आते हैं हमारे कंप्यूटर, बिल्कुल. बट कंप्यूटर ही एमआईएस है ये हम नहीं कह सकते. कंप्यूटर इज अ पार्ट ऑफ एमआईएस. एमआईएस इज अ होल सिस्टम व्हिच इंक्लूड्स पीपल, प्रोसीजर, डेटा एंड टेक्नोलॉजी. तो कंप्यूटर का क्या रोल है? ऑफ कोर्स हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग में बहुत सारे टूल्स होते हैं. इवन एक्सेल भी, अगर एकदम बेसिक आपको बताऊं तो एक्सेल से भी हम कहीं ना कहीं डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, वेरियस डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन कर सकते हैं, हम डेटा रिपोर्टिंग टूल्स यूज कर सकते हैं एक्सेल के अंदर. पिवट टेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम कहीं ना कहीं प्रोसेस कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं डेटा को, यूजफुल इंफॉर्मेशन और ट्रेंड्स निकाल सकते हैं. लार्ज डेटा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं हम यूजिंग कंप्यूटर्स, ऑटोमेटेड रिपोर्ट जनरेशन कर सकते हैं, और रियल टाइम इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी देखने को मिलती है. तो मॉडर्न एमआईएस इज लार्जली कंप्यूटर बेस्ड, but MIS is not limited to computers alone, because I have already told you कि people, procedure, data and technology सभी का सिस्टम है. एमआईएस और यूजर की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली एमआईएस को बनाया गया है किसके लिए? यूजर्स के लिए. तो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ यूजर ओनली एमआईएस इज डिजाइन. अब डिफरेंट लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट की, वी ऑल नो, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट. एंड अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है. फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट को स्ट्रेटेजिक और समरी रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी. दे आर नॉट इनटू ऑपरेशनल एस्पेक्ट दैट मच. मिडिल मैनेजमेंट को एनालिटिकल एंड कंट्रोल रिपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, और लोअर मैनेजमेंट को ऑपरेशनल और रूटीन रिपोर्ट्स की जरूरत पड़ेगी. तो एमआईएस का इफेक्टिव होने का मतलब है कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो रेलिवेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, जहां पर इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जा रहा चाहिए. और इस हिसाब से इंफॉर्मेशन का रेलिवेंट, अंडरस्टैंडेबल होना, यूजफुल होना यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सारी चीजें आपको लिखनी है एमआईएस एंड यूजर में. आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही हैं जल्दी जल्दी. क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में थोड़ा सा एमआईएस को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया कि क्या होता है. Now, MIS as support to the management. Of course, हम बहुत बार इस बात कर चुके हैं कि MIS किस तरीके से significantly impact कर रहा है organization की performance को by actually providing the right information to the right people at the right time. Problem areas को highlight करके, trends और patterns को identify करके, ताकि उससे useful information निकाली जा सके, customer के pattern को predict किया जा सके, improvement किया जा सके उन areas में जहां पर कहीं ना कहीं lack देखने को मिल रहा है, uncertainty को reduce करना, planning and control improve करना. So MIS supports management by providing a clear picture of organizational performance. And इसी के साथ अब हम चलते हैं यूनिट 2 में और समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. यूनिट 2 में सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है वो है कॉर्पोरेट प्लानिंग का कंसेप्ट. कॉर्पोरेट प्लानिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड डिटरमाइनिंग
द बेस्ट वेज टू अचीव देम। ऑफ कोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट कॉर्पोरेट प्लानिंग, इसका मतलब हम कंपनी के लिए प्लान कर रहे हैं। कॉर्पोरेट प्लानिंग इज ऑल अबाउट प्लानिंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग फॉर द कंपनी। सो इसका मतलब है कि वो पूरा प्रोसेस जिसमें हम डिसाइड कर रहे होते हैं कि भाई किसी कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, एंड वी आर ऑल्सो डिटरमाइनिंग किस तरीके से क्या बेस्ट वेज हो सकते हैं टू अचीव दोज लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग नाम से क्लियर है कि भाई हम कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए क्या कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए प्लान कर रहे हैं कि कंपनी फ्यूचर में कंपनी जो है वो अपने आप को कहाँ देख रही है, ठीक है, किस तरीके से वो अपने आप के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाह रही है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम कॉर्पोरेट प्लानिंग में बात करते हैं। इसका मतलब हम प्रेजेंट पोजीशन भी देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, और हम प्लान्स प्रोवाइड कर प्लान्स जो है वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर करते हैं फॉर फ्यूचर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। नाउ कॉर्पोरेट प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद कॉर्पोरेट प्लानिंग इज कंसर्न्ड विद ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल डायरेक्शन पर कहीं ना कहीं कंसर्न रहती है, और इसका मेन जो कहीं ना कहीं आई वुड से बेस है वो यही है इस बारे में कि भाई हम कंपनी को फ्यूचर में कहाँ देख रहे हैं, किस पोजीशन पर हम देख रहे हैं अपनी कंपनी को फ्यूचर में। इट इज नॉट डीलिंग विद डे टू डे एक्टिविटीज, इट इज सीइंग द लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट ऑफ इट, लंबे समय तक, ठीक है, कि कंपनी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, कहाँ कहाँ कौन कौन सी मार्केट पर वो जा सकती, एक्सपेंड कर सकती है, किन किन इनोवेशंस पर वो काम कर सकती है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर वो काम करे। ये बड़ी बड़ी चीजों के बारे में हम बात करते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग में, या हम लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में बात करते हैं कॉर्पोरेट प्लानिंग में। तो की फीचर्स अगर हम देखें कॉर्पोरेट प्लानिंग के, कि इट इज लॉन्ग टर्म ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन है इसकी, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर ये फोकस करती है रादर। टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है यहाँ पर, मिशन विजन, क्योंकि हम कहीं ना कहीं उन पर फोकस कर रहे हैं। इट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑफ कोर्स इंटरनल फैक्टर्स भी हम देखते हैं कंपनी के, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को भी देखते हैं, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो, बहुत सारी चीजें होती हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजन मेकिंग अल्टीमेटली हम कर रहे हैं। तो ये सारी पॉइंट्स हम समझ सकते हैं अगर हमें समझना है अच्छी तरीके से कॉर्पोरेट प्लानिंग को, क्योंकि यही कॉर्पोरेट प्लानिंग का सार है कहीं ना कहीं। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग जो है, ओवरऑल द सम अप इज इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल अदर प्लान्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर प्रिपेयर्ड। एक फ्रेमवर्क है, और इसी फ्रेमवर्क के आधार पर जितने दूसरे प्लान्स है ऑर्गेनाइजेशन के, वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर किए जाते हैं। एंड सिमिलरली देयर इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एज वेल। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जो होती है, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है ऑफ डिसाइडिंग, नाम से क्लियर है, द स्ट्रेटजी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव इट्स लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। अब उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के लिए तो हमने प्लान कर लिया, बट उन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाई जानी चाहिए, उन स्ट्रेटजीज पर फोकस करती है हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यानी कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन कहीं ना कहीं सिलेक्ट करना आफ्टर एनालाइजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, बेसिकली स्वॉट एनालिसिस करना, और उसके बेसिस पर इस नतीजे पर पहुंचना कि दीज आर द बेस्ट स्ट्रेटजीज जो कि हम ले सकते हैं इन ऑर्डर टू मीट आवर ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। स्ट्रेटजी यही होती है, इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान जो कि दिखाती है कि किस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स अचीव करेगा किसी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। आगे चलते हैं, हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के वेरियस टाइप्स पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को हम कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला होता है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी का मतलब होता है द स्ट्रेटजी विच इज कंसर्न्ड विद ओवरऑल स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी स्ट्रेटजी जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल स्कोप और डायरेक्शन से कंसर्न्ड होती है, तो उसको हम कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी कहते हैं। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई कंपनी नई इंडस्ट्री जो है वो एंटर करना चाह रही है, नई मार्केट एंटर करना चाह रही है, अपनी मार्केट को एक्सपैंड करना चाह रही है, तो वो कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटजी में आएगा, यानी कि कंसर्न्ड विद द ओवरऑल स्कोप एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक फॉर एग्जांपल एंटरिंग अ न्यू इंडस्ट्री और एंटरिंग अ न्यू मार्केट, इट्स अगेन वी आर कंसर्न्ड विद द ओवरऑल स्कोप ओनली, or the direction of the organization only, because the new market that you're going to enter, the new industry that you're going to enter, definitely going to decide the direction of the organization. So therefore ये corporate level strategy में आएगा, यानी कि decisions related to expansion, diversification, merger और downsizing. But business level strategy का मतलब होता है how a particular business unit competes in the market. कोई particular business unit तो business level पे बात करती है कि कोई specific business unit किस तरीके से market में compete करेगी, यानी कि प्राइसिंग से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कॉस्ट लीडरशिप, ये आएगा बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में। जैसे फॉर एग्जांपल कंपीटिंग थ्रू लो कॉस्ट और मे बी सुपीरियर क्वालिटी, तो ये एग्जांपल हो सकता है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी का।
फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी मतलब एक स्पेसिफिक फंक्शन जो है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट जो है उसके लिए हम काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इट कैन बी अ स्ट्रैटेजी विच इज रिलेटेड टू मार्केटिंग, इट कैन बी रिलेटेड टू फाइनेंस, इट कैन बी प्रोडक्शन रिलेटेड और ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड। लाइक फॉर एग्जांपल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी फॉर प्रमोशन और फाइनेंस स्ट्रैटेजी फॉर कॉस्ट कंट्रोल, तो ये फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी में आता है। अब प्लानिंग के बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे और ये जो टूल्स हैं प्लानिंग के लिए ये कहीं ना कहीं मदद करते हैं मैनेजमेंट को कि वो इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से एनालाइज करें और सूटेबल प्लान्स को चूज करें। तो प्लानिंग टूल्स जो हैं दे डेफिनेटली हेल्प मैनेजमेंट एनालाइज इन्फॉर्मेशन एंड देन चूज सूटेबल प्लान। कौन कौन से टूल्स हैं प्लानिंग के? जैसे फोरकास्ट करना। फोरकास्ट का मतलब हम फ्यूचर के लिए प्रेडिक्ट कर रहे हैं बेस्ड ऑन द पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा। तो कंडीशन ये है कि हमारे पास जो डेटा होना चाहिए वो पास्ट का होना चाहिए और अभी का होना चाहिए, और यूजिंग दैट पास्ट एंड प्रेजेंट डेटा हम उसमें ट्रेंड देखेंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे, हाँ अगर ये पास्ट में हो रहा है या प्रेजेंट में हो रहा है तो फ्यूचर में भी ये हो सकता है। सो फोरकास्ट हम पास्ट और प्रेजेंट डेटा के बेसिस पर करते हैं एंड इट डेफिनेटली हेल्प्स मैनेजमेंट प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटीज एज वेल, रिस्क मिटिगेट करने में भी हेल्पफुल है। अनदर टूल फॉर प्लानिंग इज बजटिंग। बजट जो होता है बेसिकली, आई एम रियली सॉरी थोड़ा सा वो कर गया, एक तो लगातार बोलते रहो ना तो हो ही जाता है, ये अटकने लगता है बंदा। ठीक है, आई एम रियली सॉरी। बजट जो होता है इट्स अ क्वांटिटेटिव प्लान व्हिच इज एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। वी ऑल नो कि भाई बजट जो है एक ऐसा प्लान होता है जिसको मॉनेटरी टर्म में कहीं ना कहीं एक्सप्रेस करते हैं, और एक क्वांटिटेटिव प्लान होता है। ठीक है, बजट हो सकता है किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का, बजट हो सकता है स्पेसिफिक प्रोडक्ट का या सर्विसेज का। तो it definitely helps in planning income and expenditure, another tool for planning. Similarly, scheduling, यानी कि sequence and timing of activities to achieve objectives efficiently. Standard setting, standards जो हैं हम वो set कर रहे हैं, जैसे benchmark set कर रहे हैं against which actual performance is measured. ब्रेक इवन एनालिसिस ये कहता है कि भाई वी हैव टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ आउटपुट जहां पर टोटल कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू के इक्वल हो जाए। यानी कि एटलीस्ट हम इतना तो ब्रेक इवन पॉइंट होता है कि भाई वो पॉइंट जहां पर आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इक्वल हो जाए कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू के। यानी कि आप इतना रेवेन्यू तो कमा लिया आपने कि भाई प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी निकल गई, अब उसके ऊपर चली गई आपका रेवेन्यू, आपका प्रॉफिट, तो अल्टीमेटली आप ब्रेक इवन पॉइंट को क्या कर रहे हो, आपने खत्म कर दिया ब्रेक इवन पॉइंट को कहीं ना कहीं, और आपका प्रॉफिट है। बट अगर आप उस ब्रेक इवन पॉइंट पर हो तो इसका मतलब आप ना आपका प्रॉफिट है ना आपका लॉस है, आप उस सेम एरिया पर हो जहां पर आप एटलीस्ट अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट को तो निकाल ले रहे हो। सो इट इज अबाउट डिटरमाइनिंग द लेवल ऑफ आउटपुट एट विच टोटल कॉस्ट इक्वल्स टोटल रेवेन्यू, सो दैट इज ब्रेक इवन एनालिसिस। Now, MIS and business planning की अगर हम बात करें तो MIS it plays a vital role in business planning by providing reliable and timely information, we all know. तो MIS किस तरीके से सपोर्ट करता है बिजनेस प्लानिंग को, बहुत बार ये चीज पढ़ चुके हैं, बाय प्रोवाइडिंग हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए, फोरकास्टिंग के लिए। वही चीज यहाँ पर लिखी है, रिसोर्स एलोकेशन के लिए, इवन बजट एलोकेशन के लिए, और प्लान इंप्लीमेंटेशन को मॉनिटर करने के लिए। इसके अलावा बहुत हो सकते हैं, हमने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी, यू कैन राइट मोर पॉइंट्स एज वेल। एंड विद द हेल्प ऑफ MIS प्लानिंग जो है इट बिकम्स मोर रियलिस्टिक, क्योंकि ऑफ कोर्स वो डेटा के बेसिस पे हम कर रहे हैं, लॉजिकली कर रहे हैं, एंड डेटा बेस्ड रादर देन इंट्यूटिव। डिसीजन मेकिंग के कंसेप्ट को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। तो डिसीजन मेकिंग वी ऑल नो दैट इज द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शन। आपके पास 4 ऑप्शन मौजूद हैं, उन 4 ऑप्शंस में आपको सेलेक्ट करना है एक ऑप्शन जो कि बेस्ट है आपके लिए। कैसे करोगे? यूजिंग इंफॉर्मेशन विच इज प्रेजेंट फॉर ऑल द 4 ऑप्शंस। आप एनालाइज करोगे, सब में देखोगे क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, एंड देन in order to achieve organizational objective you will reach to a conclusion that this is going to be the best course of action for me. So decision making यही होता है। हर मैनेजरियल फंक्शंस जो है हर मैनेजरियल फंक्शन जो है वो अल्टीमेटली डिपेंड करता है डिसीजन मेकिंग पर, या उसमें कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो रोल होता है, मेकिंग इट अ कोर मैनेजरियल एक्टिविटी। डिसीजन मेकिंग इज अ कोर मैनेजरियल एक्टिविटी, वी ऑल नो दिस। अब डिसीजन मेकिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कि भाई ये गोल ओरिएंटेड होती है, बैक ऑफ द माइंड में हमें पता होना चाहिए गोल क्या है, उस आधार पर ही हम डिसीजंस ले रहे हैं। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, यू कांट से कि एक बार डिसीजन ले लिया दोबारा नहीं लेंगे, कंटिन्यूअसली हो रहा है ये। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स वेरियस चॉइसेस, ऑल्टरनेटिव्स जिन्हें हम कहते हैं, और उन ऑल्टरनेटिव्स में से कहीं ना कहीं आपको एक बेस्ट ऑप्शन चूज करना होता है। इंफॉर्मेशन और जजमेंट पर ये बेस्ड होता है। अब डिसीजंस कई तरीके के होते हैं, हमें 2 पढ़ने, एक होता है प्रोग्राम डिसीजन, एक होता है नॉन प्रोग्राम डिसीजन।
प्रोग्राम डिसीजंस जो होते हैं ये रूटीन वाले डिसीजंस होते हैं, ये रेपिटेटिव होते हैं नेचर में, तो यहाँ पर आपको सोचना नहीं पड़ता ज्यादा डिसीजंस लेने के लिए क्योंकि ये रेपिटेटिव है, आपको पता है आपको क्या करना है। एंड दे आर टेकन अकॉर्डिंग टू द एस्टैब्लिश्ड रूल्स एंड प्रोसीजर्स ओनली, लाइक फॉर एग्जांपल रीऑर्डरिंग इन्वेंटरी, जैसे ही स्टॉक जो है वो मिनिमम लेवल रीच कर रहा है, सो इट्स अ रूटीन टास्क दैट यू हैव टू डू रेगुलरली इन योर कोर्स। सो ये प्रोग्राम डिसीजंस में आएंगे, बट नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में ऐसे डिसीजन तो एकदम नए होते हैं, अचानक से आ जाते हैं और कॉम्प्लेक्स होते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो यहाँ पर मैनेजरियल जजमेंट और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। फॉर एग्जांपल नई मार्केट एंटर करना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, ये नॉन प्रोग्राम डिसीजंस में आएगा। अब पूरा प्रोसेस होता है डिसीजन मेकिंग का, आपने कई सारे दूसरे कोर्सेज में भी ये पढ़ा होगा, कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में भी हमने पढ़ा होगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है, इसमें कोर्सेज बोल रहा हूँ, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे पढ़ा होगा ऑफ कोर्स। डिसीजन मेकिंग का ये जो प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं 7 स्टेप प्रोसेस है, कहीं ना कहीं आपको 6 भी दिख सकते हैं, ठीक है, बट हम यहाँ पर 7 स्टेप पढ़ रहे हैं। पहला जो स्टेप है वो होता है, स्टार्ट होता है प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन से। हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई हमारी प्रॉब्लम, हमारी दिक्कत क्या है, क्यों हमें डिसीजन लेना है। Need for decision making, the problem evaluation, the identification of the problem, I would say, not evaluation, identification. We just have to recognize the problem first and half of the problem solve itself अगर आप problem समझ जाओ। दूसरा हम कलेक्शन ऑफ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होगा, उससे जुड़ी हुई, वो प्रॉब्लम से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन अब हम कलेक्ट करेंगे फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेस। अल्टरनेटिव सोर्सेस बनाएंगे, क्या हो सकते हैं, इवैल्यूएट करेंगे उन ऑल्टरनेटिव्स को अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइटेरियाज, हम सेलेक्ट करेंगे द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, उसको इंप्लीमेंट करेंगे और फिर रिव्यू एंड फीडबैक। सो एमआईएस जो है वो कहीं ना कहीं ईच स्टेप को, सातों के सातों स्टेप में कहीं ना कहीं उसका सपोर्ट देखने को मिलता है बाय प्रोवाइडिंग एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। अब क्या मेथड्स और टूल्स होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं which use numerical data and mathematical models, जैसे linear programming, statistical analysis, break even analysis, we are not going into that much detail। इसके अलावा qualitative techniques हो सकती हैं जो कि experience, intuition और judgment पर based होती है, जैसे brainstorming, Delphi technique, managerial experience। So you can definitely go through, अगर आप डिटेल में ये चीजें पढ़ना चाहते हो, you can definitely watch any video of it on YouTube, and you know even मैंने भी बताए होंगे ये सारी टेक्निक्स आपको किसी ना किसी वीडियो में, इन आई थिंक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स वाली प्लेलिस्ट में, तो कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट। आगे चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स डिसीजंस व्हिच आर टेकन एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे हमें पता है स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, हमें फिर से पढ़ रहे हैं हम, ये टॉप मैनेजमेंट लेते हैं। टैक्टिकल डिसीजंस दे आर टेकन बाय मिडिल मैनेजमेंट, और जो भी ऑपरेशनल डिसीजंस होते हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड, रूटीन टास्क से रिलेटेड, वो लोअर मैनेजमेंट लेता है। तो एमआईएस जो है, इट इंश्योर्स कि अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन हो ईच लेवल पे, चाहे वो स्ट्रेटेजिक लेवल हो, टेक्टिकल लेवल हो या ऑपरेशनल लेवल हो, यानी कि टॉप हो, मिडिल हो या लोअर हो। एमआईएस एंड डिसीजन मेकिंग किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है? सो एमआईएस जो है वो इंप्रूव कर रहा है डिसीजन मेकिंग को बाय प्रोवाइडिंग रेलेवेंट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करके, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव को सपोर्ट करके। जब हमें पता होगा कि हमारे पास ये 4 ऑल्टरनेटिव्स हैं, देन हम उन पे काम कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन व्हिच इज अवेलेबल, एंड यूजिंग दैट इंफॉर्मेशन अगेन हम चूज कर सकते हैं द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, and it ultimately improves the speed and accuracy of decisions. So MIS, it doesn't make decisions, it provides information जो कि managers को help करती है make informed decisions. Now we'll move to our unit 3. यूनिट 3 में हम थोड़ा इंफॉर्मेशन के कंसेप्ट को और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वी ऑल नो कि भाई इंफॉर्मेशन जो है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। भाई ये सिस्टम ही नहीं बनता अगर इंफॉर्मेशन ना होती। तो इंफॉर्मेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कहेंगे, हिस्सा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ऐसा हिस्सा जिसको हम अलग नहीं कर सकते इस पूरे सिस्टम से, क्योंकि मेन जो है वो कोर थिंग इंफॉर्मेशन ही है जिससे हम डील कर रहे हैं, उसी के लिए सिस्टम क्रिएट किया गया है। MIS जो है, इट एग्जिस्ट मेनली ओनली टू कन्वर्ट डेटा, जो कि मैंने आपको कहा, इनटू मीनिंग इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड बाय मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, इंफॉर्मेशन जो होती है हमें पता है वो कैसे बनती है, जब डेटा जो है उसको प्रोसेस किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, देन इट बिकम्स इंफॉर्मेशन। So information is processed, organized and interpreted data that helps in understanding situations and taking decisions. इंफॉर्मेशन अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर देती है और मैनेजरियल प्लानिंग और कंट्रोल को सपोर्ट करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ टॉपिक व्हिच इज इंफॉर्मेशन इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट। इंफॉर्मेशन इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, इसका मतलब यह है कि इंफॉर्मेशन मस्ट पोजेस सर्टेन क्वालिटीज टू बी यूजफुल। इंफॉर्मेशन में कुछ ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो कि कहीं ना कहीं इसको यूजफुल बनाती है। जैसे कोई इंसान है तो इंसान को अच्छा बनाती है उसकी क्वालिटीज, जैसे इंसान ऑनेस्ट होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए, ऑथेंटिक होना चाहिए, एंड यू नो ये सारी चीजें हैं कि भाई
हार्ट अच्छा होना चाहिए, हार्ट इन द सेंस काइंड होना चाहिए अगेन, ठीक है? तो एक इंसान को उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ होती है जो अच्छा बनाती हैं। सिमिलरली किसी इन्फॉर्मेशन को अगर हमें क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है तो उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो उसमें होनी चाहिए, सर्टेन क्वालिटीज़। वही हम पढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन एज़ अ क्वालिटी प्रोडक्ट में। इन्फॉर्मेशन जिसमें वो क्वालिटीज़ लैक करेंगी, दैट कैन लीड टू रॉन्ग डिसीजन। एंड इट्स रियली वेरी सिग्निफिकेंट कि ये सारी क्वालिटीज़ एक सही इन्फॉर्मेशन में हो। सही इन्फॉर्मेशन होगी तो वो सारी क्वालिटीज़ होंगी। So let's try to understand characteristics of a good quality information. पहली चीज जो होनी चाहिए एक्यूरेसी। इंफॉर्मेशन एक्यूरेट होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम एरर्स एंड इट शुड करेक्टली रिप्रेजेंट रियलिटी एज वेल। टाइमलीनेस यानी कि इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होनी चाहिए एट द राइट टाइम, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन लेट होगी तो उसकी वैल्यू लूज कर हो जाएगी अल्टीमेटली। रेलेवेंस यानी कि सही इंफॉर्मेशन जो होगी वो रेलेवेंट भी होगी, वो डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए टू द डिसीजन बीइंग टेकन। कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आधी अधूरी बात दैट कैन मिसलीड डिसीजन मेकर्स। क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंपल वे में प्रेजेंट होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी कंसिस्टेंट ऑल्सो अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और अक्रॉस डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड पीरियड्स। ठीक है, तो इनकंसिस्टेंट ना हो। ओनली इंफॉर्मेशन विद दीज क्वालिटीज, वही इंफॉर्मेशन जो एक्यूरेट है, टाइमलीनेस है जिसमें रेलेवेंट है, कंप्लीटनेस है, क्लैरिटी है, कंसिस्टेंट है, उसी को हम कहेंगे कि भाई वो सारी क्वालिटीज इसमें है तो ये गुड इंफॉर्मेशन है और वो सपोर्ट करेगी इफेक्टिव मैनेजमेंट डिसीजंस को अच्छी तरीके से। अब हम क्लासिफाई करते हैं इंफॉर्मेशन को बेस्ड ऑन डिफरेंट फैक्टर्स, बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स, बेस्ड ऑन इट्स नेचर एंड यूज। तो बेस्ड ऑन सोर्स हम इंफॉर्मेशन को इंटरनल और एक्सटर्नल में डिवाइड करते हैं कि इंफॉर्मेशन जो कि ऑर्गेनाइजेशन से ही जनरेट हो रही है तो वो इंटरनल इंफॉर्मेशन में आएगी, जैसे सेल्स रिपोर्ट हो गई, एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स हो गए, प्रोडक्शन डेटा हो गया, ये सारी इंटरनल इंफॉर्मेशन में। बट इन्फॉर्मेशन को अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कलेक्ट कर रहे हैं तो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में आएगा, जैसे मार्केट ट्रेंड्स हो गए, कॉम्पिटिटर का डेटा हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गई, तो ये आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस यू आर कलेक्टिंग दोज इन्फॉर्मेशन, तो वो एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन में आएगा। ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट लेवल हम पहले ही पढ़ा है, स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि टॉप मैनेजमेंट इस्तेमाल करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग और पॉलिसी डिसीजंस के लिए, टैक्टिकल इन्फॉर्मेशन जो कि मिडिल मैनेजमेंट यूज करता है फॉर डिपार्टमेंटल प्लानिंग एंड कंट्रोल, और ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन जो कि लोअर मैनेजमेंट इस्तेमाल करता है फॉर रूटीन एंड डे टू डे ऑपरेशन। टाइम पीरियड के बेसिस पे हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि पास्ट इवेंट्स और परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, करंट इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि प्रेजेंट ऑपरेशन से रिलेटेड है, और फोरकास्ट इन्फॉर्मेशन हो सकती है विच इज रिलेटेड टू फ्यूचर प्रेडिक्शंस एंड एस्टिमेट। अब क्या मेथड्स होते हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के? वी ऑल नो डेटा कलेक्शन की फर्स्ट स्टेप होता है इन्फॉर्मेशन सिस्टम को बिल्ड करने का, और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इट डिपेंड्स ऑन करेक्ट डेटा करेक्ट कलेक्शन एज वेल। तो इसलिए हमें समझना जरूरी है कि क्या मेथड्स हैं डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्शन के। अगर इंटरनल सोर्सेज देखें डेटा के तो इट कैन बी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, इट कैन बी सेल्स इनवॉइसेस, इट कैन बी प्रोडक्शन रिपोर्ट्स, इट कैन बी एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, इट कैन बी इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स। सिमिलरली अगर हम बात करें एक्सटर्नल सोर्सेज क्या हो सकते हैं डेटा के, तो गवर्नमेंट पब्लिकेशन हो सकते हैं, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स हो सकती हैं, ट्रेड जर्नल्स हो सकते हैं, कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो सकता है, इवन कस्टमर फीडबैक हो सकते हैं। एंड डेटा विच इज कलेक्टेड फ्रॉम दीज सोर्सेज उसको फर्दर प्रोसेस किया जाता है यूजफुल इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए। इंफॉर्मेशन की अगर वैल्यू हमें समझनी है, इंफॉर्मेशन की वैल्यू तभी होगी जो जब वो डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव कर पाए। क्या फायदा इंफॉर्मेशन का अगर वो डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव ही ना कर पाए? सो इंफॉर्मेशन हैज वैल्यू ओनली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, जब वो डिसीजन मेकिंग को इंप्रूव करे। अब इंपॉर्टेंस क्या है इंफॉर्मेशन वैल्यू की? ये क्या करती है, अनसर्टेनिटी, रिस्क को कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देती है, मिटिगेट कर देती है, प्लानिंग के लिए मदद करती है, कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से प्लानिंग हो, प्लानिंग की एक्यूरेसी को बढ़ा देती है, कंट्रोल मैकेनिज्म इनहेंस कर देती है। हमने पढ़ा है वन ऑफ द मैनेजमेंट फंक्शन कंट्रोलिंग किस तरीके से उसको इनहेंस कर रही है, ये टाइमली डिसीजन को ये सपोर्ट कर रही है और लॉसेस को भी प्रिवेंट कर रही है जो कि हो सकते हैं ड्यू टू रॉन्ग डिसीजन। सो अल्टीमेटली ये इंपॉर्टेंस होती है इंफॉर्मेशन वैल्यू की। Now, the value of information, it depends again on its relevance, accuracy, timeliness. Information that arrives late or is incorrect that has little or no value. क्योंकि उससे जो डिसीजंस लिए जाएंगे वो भी गड़बड़ ही होंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। सिस्टम कंसेप्ट क्या है एमआईएस में? अ सिस्टम इज ए ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स, जैसे हमने बताया एमआईएस इज अ सिस्टम। अगेन सिस्टम जो होते हैं इसमें ग्रुप ऑफ इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक साथ काम कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। जैसे अगर हम एमआईएस सिस्टम की बात करें तो उसमें भी कुछ इनपुट होगा, कुछ प्रोसेसिंग होगी, कुछ आउटपुट होगा, कुछ फीडबैक होगा, कुछ कंट्रोल होगा, यही होते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम। तो एमआईएस अगेन जैसा कि मैंने कहा, इट्स अ सिस्टम जो कि डेटा को एज एन इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है and then produces information as an output.
तो MIS एंड सिस्टम कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। वी ऑल नो MIS जो है इट इज अ सिस्टम बेस्ड अप्रोच ओनली टू मैनेजमेंट, और इस सिस्टम में सब कुछ आता है, पीपल आते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं, डेटा आता है, टेक्नोलॉजी आता है। MIS is not data, but data is part of MIS. Technology is not data. Data technology is part of MIS. Okay, it's a system of all of these which are interrelated with each other, and all these components they work together to provide useful information to management. तो MIS इंश्योर करती है कि जो इन्फॉर्मेशन है ये स्मूथली फ्लो करे अक्रॉस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑल मैनेजमेंट लेवल्स। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड MIS एंड सिस्टम एनालिसिस। सिस्टम एनालिसिस जो है इट इज द प्रोसेस जहां पर हम एग्जिस्टिंग जो भी हमारा सिस्टम है उसको समझने की कोशिश करते हैं, एंड वी ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरीके से वो सिस्टम काम कर रहा है एंड व्हाट आर द एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट। एंड व्हेन आई से वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, द पीपल, द अप्रोचेस, द मेथडोलॉजीज वी आर यूजिंग, the information flow, the type of tools that we are using, the technology that we are using, everything. तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं सिस्टम एनालिसिस के? इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स नोटिस करना, सिस्टम इफिशिएंसी को और इंप्रूव करना, इफिशिएंट बनाना, और बेटर इंफॉर्मेशन फ्लो को डिजाइन करना। सो डेफिनेटली हेल्प इंश्योर कि MIS जो है वो एक्चुअल नीड ऑफ मैनेजमेंट को इंश्योर कर रहा है। कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन की अगर हम बात करें तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपिंग कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम जो कि MIS को क्या करे, सपोर्ट करे। तो कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें हम प्लान कर रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को, जो जिससे कहीं ना कहीं वो MIS को सपोर्ट कर सके। ठीक है, तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन में? रिक्वायरमेंट एनालिसिस होता है, यानी कि हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, ठीक है, एंड बाय हुम इट इज रिक्वायर्ड। दूसरा, हम सिस्टम उस हिसाब से डिजाइन करते हैं, डिजाइन करते हैं हमारे इनपुट फॉर्मेट को, प्रोसेसिंग मेथड क्या होंगे, आउटपुट रिपोर्ट्स क्या होंगी। सिस्टम डेवलपमेंट यानी कि एक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं हम सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस का। टेस्टिंग करते हैं हम सिस्टम की, हम एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी चेक करते हैं सिस्टम की बिफोर इंप्लीमेंटिंग इट एक्चुअली, एंड देन वी इंस्टॉल इट एंड यूज द सिस्टम इन द ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर हर बंदा जो है वो यूजर जो है वो उसका इस्तेमाल कर सकता है। एंड रेगुलर अपडेशंस और इंप्रूवमेंट भी होती है सिस्टम की। रोल क्या है कंप्यूटर सिस्टम्स का MIS में? कंप्यूटर सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं MIS की इफिशिएंसी को इनहेंस करते हैं by processing large volume of data, by reducing manual work, by increasing speed and accuracy, by providing real time information, and by improving report quality. So computer system they make MIS more reliable and responsive to the management needs. आगे चलते हैं, बात करते हैं यूनिट 4 की, डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग रेंज प्लान्स फॉर MIS. So the development of MIS it begins with preparing long range plans. जब बात करते हैं MIS की डेवलपमेंट की, तो इसकी जो बात है वो यहीं से शुरुआत होती है कि भाई हमें लॉन्ग रेंज प्लान्स की हम बात कर रहे हैं कि भाई MIS को हम कहां तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो प्लान्स है कहीं ना कहीं डिफाइन करते हैं कि हाउ MIS विल सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज इंफॉर्मेशन तो आने ही वाली है और इंफॉर्मेशन बढ़ने ही वाली है। अगर हम नए मार्केट में एंटर करेंगे, नए कहीं ना कहीं सेगमेंट में एंटर करेंगे, नए कस्टमर हमसे जुड़ेंगे, उतना ही ज्यादा डेटा हमारे पास होगा। सो लॉन्ग रेंज प्लानिंग फॉर MIS इट एंश्योर्स कि जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो ग्रो करे अलोंग विद द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, और कंटिन्यू करता रहे टू मीट द मैनेजरियल नीड्स। सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता ही रहे एज द डेटा लेवल इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस एंड इंक्रीजेस, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करे तो ये MIS भी ग्रो करे अलोंग विद इट। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं लॉन्ग रेंज MIS प्लानिंग के? टू अलाइन MIS विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल, सिंपल सी चीज है। दूसरा, फ्यूचर इंफॉर्मेशन को एंटिसिपेट करना, फ्यूचर इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स को एंटिसिपेट करना कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाएंगी फ्यूचर में। टेक्नोलॉजिकल और रिसोर्स नीड्स के लिए प्लान करना, फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करना, स्केलेबिलिटी इंश्योर करना MIS के लिए, ये सारे क्या है कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव्स होते हैं लॉन्ग रेंज MIS प्लानिंग के। तो लॉन्ग रेंज MIS प्लानिंग इज यूजुअली अंडरटेकन बाय टॉप मैनेजमेंट, और ये कौन करता है? टॉप मैनेजमेंट करता है इन कंसल्टेशन विद सिस्टम एनालिस्ट एंड फंक्शनल मैनेजर्स। एसर्टनिंग द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे ही हम लॉन्ग रेंज प्लानिंग कर लेते हैं, अगला जो स्टेप होता है हमें आइडेंटिफाई करना होता है द क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है? तो क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब होता है द टाइप एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड बाय डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। हमने बात करी थी स्ट्रेटेजिक लेवल की, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। वहां पर जिस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो अलग है फ्रॉम द ऑपरेशनल लेवल, यानी कि लोअर लेवल ऑफ डिपार्टमेंट।
वहां अलग तरीके की इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। तो क्लास ऑफ इंफॉर्मेशन यही है, द टाइप एंड लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज नीडेड बाय डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम देखते हैं टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन मैनेजमेंट लेवल। जैसे स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन, जो कि टॉप मैनेजमेंट यूज करता है फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग। मार्केट ट्रेंड हो गया, एक्सपेंशन प्लान्स हो गया, इंडस्ट्री एनालिसिस हो गया। सिमिलरली टैक्टिकल इंफॉर्मेशन, ये मिडिल मैनेजमेंट यूज करता है डिपार्टमेंटल प्लानिंग और कंट्रोल के लिए। जैसे बजट रिपोर्ट्स हो गई, परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया, रिसोर्स यूटिलाइजेशन हो गया। सिमिलरली ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन, ये लोअर मैनेजमेंट इस्तेमाल कर रहा है डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, जैसे डेली सेल्स हो गई, अटेंडेंस रिकॉर्ड्स हो गए, इन्वेंट्री स्टेटस हो गया। So identifying the correct class of information, whether it is a strategic, tactical or operational, that is essential for effective MIS development. ठीक है। Third is determining the information requirement. Determining information requirement का मतलब है we are trying to identify कि what information is needed in what form and at what time, कि क्या information की हमें जरूरत है, किस फॉर्म में उस information की हमें जरूरत है और किस समय पर हमें उस information की जरूरत है। तो हम information requirements को समझने की कोशिश कर रहे हैं, determine करने की कोशिश कर रहे हैं। And the step focuses on understanding managerial needs rather than technological capabilities। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हम कंसीडर करते हैं व्हाइल डिटरमाइनिंग इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट, कि किस तरीके के डिसीजंस जो है वो मैनेजर्स लेने वाले हैं, मैनेजमेंट का लेवल क्या है, वेदर इट इज स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल, फ्रीक्वेंसी क्या है डिसीजंस की, रेगुलरली डिसीजंस लेने हैं या रेयर डिसीजंस होते हैं, डिग्री क्या होती है अनसर्टेनिटी की, डेटा की अवेलेबिलिटी क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम डिटरमाइन करते हैं इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट को, यानी कि हम डिटरमाइन करते हैं कि व्हाट इंफॉर्मेशन इज नीडेड, व्हाट फॉर्म में नीडेड एंड व्हाट टाइम में नीडेड। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स जो होनी चाहिए वो मस्ट बी वो प्रिसाइज होनी चाहिए। सो इट मस्ट बी प्रिसाइज, इट मस्ट बी रेलेवेंट। एक्सेसिव और इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन, ये इफेक्टिवनेस जो है वो रिड्यूस कर सकती है एमआईएस की, ऑफ कोर्स। अब डेवलपमेंट क्या हो, डेवलपमेंट की बात करते हैं एमआईएस के। डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस का मतलब है कि वी हैव टू कन्वर्ट प्लान्स एंड रिक्वायरमेंट्स इनटू एक्चुअल वर्किंग सिस्टम। whatever we have as a plan, whatever we have as a requirement, उसको एक्चुअल वर्किंग सिस्टम में नहीं बदलोगे तो क्या फायदा। दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट जब बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस की। तो कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं एमआईएस डेवलपमेंट में जो कि हमने पढ़े हैं। सिस्टम एनालाइज करना, एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करना, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना, देखना कहाँ इंफॉर्मेशन गैप्स हैं, उस हिसाब से हमें इनपुट आउटपुट क्या होना चाहिए रिपोर्ट्स के फॉर्म में, प्रोसीजर्स क्या होंगे, प्रोसेसिंग के टाइम में डेटाबेसेस क्या होंगे, यानी कि हम सिस्टम को डिजाइन करेंगे उस हिसाब से, डेवलप करेंगे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और डेटाबेसेस को एज पर द डिजाइन स्पेसिफिकेशन ऑफ इस टेस्टिंग होगी। तो ये कुछ मेजर स्टेप्स होते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एनालिसिस, डिजाइन, सिस्टम डेवलपमेंट एंड सिस्टम टेस्टिंग। फिर हम इंप्लीमेंट करते हैं एमआईएस को। इट मींस वी इंस्टॉल एंड पुट द एमआईएस इनटू एक्चुअल यूज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फर्दर स्टेप्स होते हैं या एक्टिविटीज होती हैं इंप्लीमेंटेशन के टाइम। हम इंस्टॉल करते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, डेटा कन्वर्जन और माइग्रेशन होता है, यूजर्स को ट्रेन किया जाता है कि उनको पता भी है कि किस तरीके से सॉफ्टवेयर या सिस्टम का इस्तेमाल करना है, मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ट्रायल एंड रन्स और सिस्टम एडजस्टमेंट्स होती हैं एज रिक्वायर्ड। Successful implementation, it requires proper planning, user involvement, and management support, of course. Management of quality in MIS. Quality management जो है MIS का, that ensures कि जो system हमें accurate, timely और relevant information provide कर रहा है, क्या actual में वो accurate, timely और relevant है भी कि नहीं। That is what quality management is. You're checking the quality of the information which is provided to you, whether or not that information is accurate, timely, and relevant in its true essence. So quality management, it's all about that only. It is about ensuring कि जो system है वो सही, यानी कि accurate, timely और relevant information provide कर रहा है। तो जब हम बात करते हैं क्वालिटी एस्पेक्ट्स ऑफ एमआईएस के, हम इन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं एक्यूरेसी की, हम बात करते हैं रिपोर्ट्स की रिलायबिलिटी की, हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन की टाइमलीनेस की, कंसिस्टेंसी की अक्रॉस डिपार्टमेंट्स और यूजर सेटिस्फैक्शन की, एंड रेगुलर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। ये जो चीजें ये रिक्वायर्ड होती है टू मेंटेन आल्सो एमआईएस क्वालिटी। नाउ ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस। ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस। सो डेवलपमेंट ऑफ एमआईएस के लिए, एमआईएस के डेवलपमेंट के लिए आई वुड से एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। नाउ देयर आर की पार्टिसिपेंट्स इन एमआईएस डेवलपमेंट, जैसे टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट जो है वो एक दिशा प्रोवाइड करता है, एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कहां, किस दिशा में, किस मार्केट में, नई ऑडियंस में कहां वो मूव करना चाह रही है कंपनी।
क्या उसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स होंगे, ये टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करेगा अल्टीमेटली। अगला सिस्टम एनालिस्ट इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करेंगे और उस हिसाब से सिस्टम को डिजाइन करेंगे। प्रोग्रामर्स और टेक्निकल स्टाफ जो कि डेवलप और मेंटेन करेंगे सॉफ्टवेयर और डेटाबेसेस को, और एंड यूजर्स जो कि एक्चुअली इनपुट्स और फीडबैक प्रोवाइड करेंगे टू एंश्योर सिस्टम रेलेवेंस। Now, effective coordination among these participants is essential for successful MIS development. ये आपको याद रखना है। Now, क्या factors होते हैं of success in MIS? The success of MIS it depends on several organizational and technical factors. तो key success factors की अगर हम बात करें, clear objectives and goal, strong top management support होना चाहिए, that definitely is one of the factor जिसके ऊपर success in MIS depend करेगी। अगर top management का कितना support है, user involvement, accurate data, proper system design और continuous review and improvement, ये सारे factors हैं जो कि डिसाइड करते हैं MIS की सक्सेस को। What are the factors of failure? Lack of management support, ठीक उल्टा उसका, poor system design, inaccurate और outdated data, resistance है, users ही नहीं चाहते कि वह यूज करें, inadequate training, over complex system, तो ये सारे common causes हैं of MIS failures। अगर इन critical issues को आप ignore करोगे तो आपका MIS fail हो सकता है। And undertaking failure factors helps organizations avoid their costly mistakes as well। And with this, let's move to the last unit। यहाँ पर सबसे पहले हम कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी समझते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की, डीएसएस। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ये सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि सपोर्ट करता है मैनेजर्स को। तो सबसे पहले क्या है, नाम से क्लियर है, ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सिस्टम होता है या इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि मैनेजर्स को मदद करता है, जो मैनेजरियल पोजीशंस में होते हैं उनकी मदद करता है इन मेकिंग सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने में। Unlike MIS, which focuses mainly on routine and structured information, DSS को डिजाइन किया जाता है इसीलिए ताकि वो मैनेजमेंट को असिस्ट कर सके कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग सिचुएशंस में। यानी कि सेमी स्ट्रक्चर्ड, जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड है या पूरी तरीके से अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस है, वही होंगे कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग, और उनको लेने में कहीं ना कहीं मैनेजर्स उन कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग को आसानी से ले पाए, वहां पर हम डिसीजन डीएसएस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि एक ऐसे कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो कि सपोर्ट करता है मैनेजर्स को इन मेकिंग दो सेमी स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस, दैट इज योर कॉम्प्लेक्स डिसीजंस, जहां पर जजमेंट और एनालिसिस जरूरी होता है। अब डीएसएस की फिलॉसफी क्या होती है? द बेसिक फिलॉसफी डीएसएस की जिस पर ये काम करता है, दैट इज टू सपोर्ट मैनेजेरियल थिंकिंग। मैनेजेरियल थिंकिंग को सपोर्ट करना, उसको रिप्लेस करना नहीं है। इसका मतलब ये एनालिटिकल टूल्स प्रोवाइड करेगा, ये मॉडल्स प्रोवाइड करेगा, डेटा प्रोवाइड करेगा जो कि मदद करेगा मैनेजर्स की कि वो इवैल्यू, अगर उनके पास कई सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, कि वो अच्छी तरीके से उन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करें एंड देन चूज द बेस्ट पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन। But it doesn't replace managerial thinking, it just support managerial thinking by providing these things। तो DSS जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी पर एम्फेसाइज करता है, इंटरेक्शन पर एम्फेसाइज करता है, यूजर कंट्रोल पर फोकस करता है। तो ये सारे कुछ डीएसएस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे सपोर्ट करता है सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डिसीजंस को, कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को, मैनेजर्स को असिस्ट करता है डिफरेंट लेवल्स पे, इंटरैक्टिव यूज अलाउ करता है, डेटा मॉडल्स और एनालिटिकल टूल्स इनको कहीं ना कहीं कंबाइन करता है, इफेक्टिवनेस ऑफ डिसीजंस को इंप्रूव करता है रादर देन स्पीड अलोन। नाउ डीएसएस एंड डिटरमिनिस्टिक सिस्टम। अब डिटरमिनिस्टिक सिस्टम क्या होते हैं? डिटरमिनिस्टिक सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जहां पर आउटकम जो वो हमें पता हो सर्टेनिटी के साथ। सो दीज आर द सिस्टम इन विच आउटकम्स आर नोन विद सर्टेनिटी व्हेन इनपुट वैल्यूज आर गिवन। एट द टाइम जब हम इनपुट वैल्यूज दे रहे होंगे तो हमें पता होगा कि ये जो है वो कहीं ना कहीं आउटपुट निकलने वाला है। ऐसा होता है डिटरमिनिस्टिक सिस्टम में। तो डिटरमिनिस्टिक सिस्टम में देयर इज नो एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, वी नो कि अगर हम ये इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट निकलेगा। रिजल्ट्स जो है वो प्रिडिक्टेबल होते हैं इसीलिए, और मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मॉडल्स यहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बट डीएसएस और डिटरमिनिस्टिक सिस्टम को आपस में अगर हम देखें इनका क्या आपस में रिलेशन है, तो डीएसएस जो है वो कहीं ना कहीं डिटरमिनिस्टिक मॉडल का ही इस्तेमाल करता है डिसीजन एनालिसिस के लिए, जहां पर आउटकम्स जो है दे कैन बी क्लियरली कैलकुलेटेड। जैसे कॉस्ट कैलकुलेशन करनी है, हमें ब्रेक इवन एनालिसिस करना है, बजट प्लानिंग मॉडल्स करने हैं, तो ये सारी चीजें इसके एग्जांपल हैं। एंड डिटरमिनिस्टिक मॉडल्स जो है ये मैनेजर्स की मदद करते हैं इन इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स बेस्ड ऑन फिक्स्ड कंडीशंस। आगे चलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स की बात करते हैं, एआई सिस्टम्स की बात करते हैं, जो कि आजकल बहुत प्रचलन में हमें पता है।
हर जगह एआई है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेफर्स टू कंप्यूटर सिस्टम व्हिच आर डिजाइन्ड टू परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसे टास्क जहां पर ह्यूमन इंटेलिजेंस की जरूरत थी बट वो आज एआई कर रहे हैं। ये है एआई की पावर। एआई सिस्टम्स एम टू सिमुलेट ह्यूमन थिंकिंग। ये ह्यूमन थिंकिंग को कहीं ना कहीं सिमुलेट करने का काम करते हैं कि जिस तरीके से ह्यूमन सोच रहे हैं कहीं ना कहीं वैसी ही सिमिलर हम थिंकिंग लेके आ सके इस सिस्टम में। उनकी ही तरीके की लर्निंग, उनकी ही तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। अब एआई का क्या रोल है डिसीजन मेकिंग में? ये रिकॉग्नाइज कर लेता है पैटर्न। आपने देखा होगा चैट जीपीटी में आप कई सारी चीजें जब जैसे जैसे इंफॉर्मेशन फीड करते जा रहे हो वो इंप्रूव होता जा रहा है। आप उसको पता होगा जो भी आपने इंफॉर्मेशन पहले उससे पूछी है वो उस हिसाब से आपको उसी हिसाब से आपको नई इंफॉर्मेशन देगा। अगर आप उससे पूछ रहे हो आपको वो रिकॉग्नाइज कर लेता है पैटर्न को। ठीक है, तो पैटर्न रिकॉग्निशन ये रोल देखने को मिलता है एआई का इन डिसीजन मेकिंग। वो पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर लेता है, एक्सपीरियंस से लर्न करता है, वो इंप्रूव हो रहा है लगातार जैसे जैसे उसमें रिस्पॉन्सेज फीड हो रहे हैं। प्रॉब्लम डायग्नोज कर लेता है और रिकमेंडेशन जनरेट करता है अपनी। एआई जो है वो कहीं ना कहीं डीएसएस को इनहेंस करती है बाय इंप्रूविंग एनालिटिकल कैपेबिलिटीज एंड डिसीजन क्वालिटीज। फिर एक होता है नॉलेज बेस्ड एक्सपर्ट सिस्टम विच इज ऑल्सो नोन एज केबीईएस। तो केबीईएस जो होता है इट्स अ टाइप ऑफ एआई सिस्टम ओनली जो कि स्टोर्ड नॉलेज का इस्तेमाल करता है। वो लॉजिकल रूल्स का इस्तेमाल करता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। है वो एआई का ही पार्ट बट इट एक्चुअली यूजेस स्टोर्ड नॉलेज विच इज स्टोर्ड एंड द लॉजिकल रूल्स कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ केबीईएस? नॉलेज बेस होता है जिसमें फैक्ट्स एंड रूल्स प्रेजेंट है। इन्फ्रेंस इंजन होता है जो कि लॉजिक अप्लाई करता है और यूजर इंटरफेस होता है इंटरेक्शन के लिए। अब क्या रोल है केबीएस का ऑर्गेनाइजेशन में? स्पेशलाइज्ड डिसीजन मेकिंग में ये असिस्ट करता है, डिपेंडेंसी को रिड्यूस करता है ह्यूमन एक्सपर्ट्स पर, कंसिस्टेंट और रिलायबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एंड दीज आर फ्यू एग्जांपल्स एज वेल। Now MIS and role of DSS. Now MIS और DSS जो है ये क्लोजली रिलेटेड है बट डिफरेंट पर्पसेस हैं इनके। जैसे फॉर एग्जांपल MIS की अगर हम बात करें तो ये रूटीन और स्ट्रक्चर डिसीजंस पर फोकस करता है, ये स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, ये इफिशिएंसी पर एम्फसाइज करता है। बट DSS जो है ये नॉन रूटीन डिसीजंस जो अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड कॉम्प्लेक्स डिसीजंस होते हैं उन पर वर्क करता है। ये एनालिटिकल टूल्स और मॉडल्स प्रोवाइड करता है, ये इफेक्टिवनेस पर एम्फसाइज करता है रादर देन इफिशिएंसी। DSS जो है इट बिल्ड्स अपॉन MIS डेटा एंड एड्स एनालिटिकल कैपेबिलिटी हम कहेंगे एट द एंड ऑफ द डे टू सपोर्ट मैनेजरियल जजमेंट। आखिरी में पढ़ना है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम होता है टीपीएस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम जो होता है एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है जो कि रिकॉर्ड और प्रोसेस करता है डे टू डे बिजनेस बिजनेस ट्रांजैक्शन को। तो हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें टीपीएस की तो हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा होता है, इसमें रूटीन और रेपिटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक्यूरेसी और स्पीड यहाँ पर क्रिटिकल है। जैसे सेल्स बिलिंग सिस्टम हो गया, पेरोल सिस्टम हो गया, इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन सिस्टम हो गया। तो टीपीएस जो है ये बेसिक डेटा प्रोवाइड करता है जो कि एमआईएस और डीएसएस जो है वो फीड करते हैं। फिर एक होता है ईएमएस विच इज एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम। आपको टीपीएस और ईएमएस के बारे में पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है। तो ईएमएस क्या होता है? इट एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम इट रेफर्स टू एन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है, तो इट इज एन इंटीग्रेटेड सिस्टम जो कि ओवरऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसके लिए सपोर्ट करता है। जब हम बात करते हैं ओवरऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज की दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट फंक्शंस एंड देयर रिस्पांसिबिलिटी, देयर रोल। तो ईएमएस जो है ये इंटीग्रेट कर देगा कहीं ना कहीं वेरियस फंक्शनल सिस्टम्स को, जैसे मार्केटिंग फंक्शन हो गया, फाइनेंस फंक्शन हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन हो गया, ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन हो गया। ईएमएस क्या करेगा? ये इंश्योर करेगा स्मूथ इंफॉर्मेशन फ्लो को जो कि हो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन और कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करेगा। सिमिलरली एक होता है ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये जो होता है अगेन एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है दैट मैनेजर्स कोर बिजनेस प्रोसेसेस using a single centralized database. So basically enterprise resource planning एक integrated software system है that that manages core business processes using a single centralized database. I'm really sorry, मैं फिर से पढ़ता हूँ इसको, मैंने गलत पढ़ लिया। ठीक है, I'm really sorry. अगेन एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग ईआरपी जो है सबसे पहले दिमाग में रखो, ये एक इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम होता है दैट मैनेजेस कोर बिजनेस प्रोसेसेस यूजिंग अ सिंगल सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। तो एकमात्र डेटाबेस होता है और उस एकमात्र डेटाबेस की हेल्प से ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि कोर बिजनेस प्रोसेसेस को कहीं ना कहीं मैनेज करता है, यानी कि एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर डिपार्टमेंट के लिए, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन को सपोर्ट करता है। अब एक बढ़िया ईआरपी सिस्टम के क्या बेनिफिट होते हैं?
तो these are the several benefits of ERP system to organization. इंटीग्रेशन, सारे बिजनेस प्रोसेसेस का इंटीग्रेशन, डेटा एक्यूरेसी को इंप्रूव करना, कंसिस्टेंसी को इंप्रूव करना, बेटर कोऑर्डिनेशन हो अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, डिसीजन मेकिंग फास्ट हो, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क में रिडक्शन देखने को मिले और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो. सो ईआरपी जो है वो कहीं ना कहीं ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग दोनों को ही सपोर्ट करता है. तो अगर आप ध्यान से देखो कि भाई ईएमएस और ईआरपी में डिफरेंस क्या है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं. तो ईआरपी जो है इट्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम. ईआरपी इज नथिंग बट ये मेजर कंपोनेंट है एंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम का. ईएमएस ओवरऑल कंसेप्ट होता है टू ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज मैनेजमेंट, बट ईआरपी जो है ये टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म है टू इंप्लीमेंट दिस इंटीग्रेशन. हम कह सकते हैं ईआरपी एक्ट्स एज द बैकबोन ऑफ ईएमएस बाय इंश्योरिंग यूनिफाइड डेटा एंड प्रोसेस इंटीग्रेशन. तो आपको याद रखना है कि ईआरपी जो है इट्स अ मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ ईएमएस. आई वुड से ERP is a part of EMS. EMS जो है ये रिप्रेजेंट करता है ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज मैनेजमेंट, बट ERP जो है ये सिर्फ टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे ओवरऑल सिस्टम को EMS के इंप्लीमेंट करने के लिए. ERP जो है इट एक्ट्स एज अ बैकबोन हम कह सकते हैं ऑफ EMS. ये इंश्योर करके कि यूनिफाइड डेटा देखने को मिले और प्रोसेस इंटीग्रेशन देखने को मिले बाय प्रोवाइडिंग दैट टेक्नोलॉजिकल थिंग, दैट टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट. तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर एंड विद दिस दैट इज द एंड. हमने खत्म कर लिया सारी यूनिट्स. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगेन आई वुड से अगर आपको कम समय में बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, 2 घंटों में आई वुड से 2 to 3 hours लगेंगे आपको तैयारी करने में. सारा कंपाइल्ड फॉर्म में आपको जो है नोट्स और डिटेल नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, अलोंग विद ऑल द आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस इन अ वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज की रीड करते ही आपको समझ में आ जाए. रिकॉर्डेड लेक्चर इज वेल, वो सारी चीजें आपको मिल सकती है. अगर आप जी फॉर्म फिल करो तो आप जाके फिल कर सकते हैं एंड यू विल गेट द नोट्स एसएप. तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट.